हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। चलिए कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। तो बताइएगा कि जब अनुच्छेद 352 लगाया जाता है तब राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के हाथ में चली जाती है। अच्छा, संसद के हाथ में संघीय कार्यपालिका शक्ति का अधीन हो जाती है। जब अनुच्छेद 352 लगता है तो संसद द्वारा राज्य विषयों पर बनाया गया कानून कितना दिन के लिए प्रभावी रहता है? 6 महीना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण में संशोधन कर सकता है या नहीं? कर सकता है। करेगा तो क्या करेगा? राज्य के कर में कटौती कर सकता है या उसे हटा सकता है। ये मतलब कितना दिन तक प्रभावी रह सकता है जो संशोधन? वित्तीय बजट तक पेश नहीं होगा। वित्तीय वर्ष अगर राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा हो तो आपातकाल खत्म होने के कितने दिन तक क्या प्रभावी रहेगा? 6 महीना। अनुच्छेद 358 मतलब 3 मूल अधिकारों को निलंबित। 19 को पूरा। अनुच्छेद 359 19 और 21 को छोड़ के सबको 20 और 21 को। अब बताइए कि अनुच्छेद 358 जब लागू होगा तो अनुच्छेद 19 के उल्लंघन पर आप मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। स्वतः जब वही उल्लंघन मान लीजिए हो गया तो उसका मतलब अब तो जब बताइए कि जब राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाता है तो अनुच्छेद 19 कितना दिन के अंदर में लगाया जाता है? स्वतः लग जाता है, उसी समय लग जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। इसमें मतलब कौन सा बात कहा गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में? राष्ट्रीय आपात के बारे में कहा गया है 59 में लगा गया, जो 359 में लगता है 20-21 को, उसमें राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको रोक सकता है न्यायालय में जाने के लिए। इसमें कहा गया है कि मतलब जो 6 गो मूल अधिकार है उसमें वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे ही मतलब उसको किया जाएगा निलंबित। ये नहीं कि सशस्त्र विद्रोह हो गया तो उसमें भी मतलब हम 19 को निलंबित कर सकते हैं। अब बताइए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 और वित्तीय आपात 360। बताइए कि वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब मान लीजिए लोकसभा विघटित हो तो कितने माह के अंदर राज्यसभा की स्वीकृति मतलब लेना पड़ेगा? 2 माह के अंदर। 2 माह। मान लीजिए लोकसभा का अगर बैठक शुरू हो गया तब तो 2 माह के, तो 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर लोकसभा बैठक शुरू होती है 1 माह। आपातकाल जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 वो कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? वो असीमित समय के लिए। इसको मतलब कैसे वापस लिया जाएगा? साधारण बहुमत द्वारा। नहीं, उसको यहाँ विधेयक पारित करके राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति ले सकता है। जब देखेंगे स्थिति समान हो गया तो ले लेगा। अब बताइए कि जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर में किया गया तो कब से कब तक किया गया था? 90 से 96। 90 से 96 सही है। मतलब सबसे लंबा वहीं लगा था। सर्वप्रथम पंजाब में लगा था 1951 में। 1951 में मतलब क्या हो गया था वहाँ? भार्गव मंत्रिमंडल विघटन के बाद। अगर मान लीजिए राज्य जो आपात मान लीजिए उद्घोषणा करता है तो कितना अवधि के मतलब कितना अवधि के लिए करेगा? क्या चीज? राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए, 2 माह के लिए करेगा। उसके बाद इससे अगर ज्यादा करना है संशोधन करके 6 माह बढ़ाती है। इसके लिए लोकसभा से अनुमति लेना पड़ेगा। अधिकतम 2 महीना के लिए लगता है। हाँ, इससे ज्यादा को अगर लगाना है तो हमको लोकसभा से अनुमति लेना पड़ेगा। अधिकतम कितना वर्ष लग सकता है? 3 साल। और इससे ज्यादा लगाने के लिए फिर संशोधन कीजिए। अच्छा, संशोधन करना पड़ेगा। पुनः लगा दीजिए 3 साल के बाद। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है किसी राज्य में? जब उसका शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है तो राज्यपाल लिखित सिफारिश देंगे राष्ट्रपति को। अच्छा, हाँ, तब मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब बताइए कि प्रथम बार अनुच्छेद 352 कब लगाया गया था? 352 में चीन युद्ध के समय। अच्छा, और उसको वापस कब लिया गया? 68 में। 68 में। और दूसरी बार कब लगाया गया? 72 में।
3 दिसंबर 1971, 75 एगो 75 के लिया गया 77 में वापस। 77 में लिया गया था। अब बताइए कि अनुच्छेद 358 में मतलब क्या प्रावधान है कि मतलब पूरा देश में लग सकता है, पूर्व में लगेगा, किसी विशेष स्थान पर भी लगेगा। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लगता है, लेकिन 59 किसी विशेष स्थान पे लगता है या पूरा संपूर्ण देश में लगता है। चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं। अब एक और बता दीजिए कि मतलब वित्तीय आपात जब प्रभावी होगा तो राष्ट्रपति के वेतन में कटौती किया जा सकता है? राष्ट्रपति में नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय किसमें कटौती किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश उच्च पदाधिकारी होगा, उसमें कटौती किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग आज है जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 370 1 के क में बताया गया कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 370 1 के ख में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या सीमाएं लागू होगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। संसद की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगा जिनके संबंध में विलय पत्र भारत को शक्ति दी गई है। मतलब संसद उसी मतलब एक कानून बना सकता है जो विलय पत्र पे मतलब हस्ताक्षर मिली हुई है संसद को। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय जैसे अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, संचार, मतलब ये विलय पत्र का हिस्सा नहीं है। इस पे लोकसभा कानून बना सकता है। प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले और संचार है, इस पे लोकसभा कानून बना सकता है। का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस विधि के लिए सक्षम होगी। अगला है विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य के सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेंगे। मतलब वहां का जो राज्य सरकार है वो जब मान लीजिए कहता था तब यहाँ राष्ट्रपति उसको संसद से बोलते थे कि इस पे आप लोग कानून बनाइए ना। अब अनुच्छेद 370 1 के ग में कहा गया कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। सिर्फ 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 301 के घ में बताया गया कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति का आदेश द्वारा निर्धारित होता है। मतलब राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन कौन सा भाई वहां लगना चाहिए, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं थी। ये नहीं कि मतलब इसको जो मन किया वो वहां लगा दिया, वहां से पहले परामर्श लेगा भाई कि ये लगाना है। इस संबंध में 2 नियम है। अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। और जो विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित है वे जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। मतलब विलय पत्र में जो नहीं भी है उसको अगर लगाना है तो वहां का जो राज्य सरकार है उससे पहले सहमति लेना पड़ेगी। अनुच्छेद 370 का 2 इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न करे। मतलब 370(2) में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वहां जो भी संविधान सभा है उसका इच्छा जो है उसका उल्लंघन नहीं करे, जो भी नियम है। अनुच्छेद 370 का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरस्त किया जा सकता है या नहीं। 370 में है कि अनुच्छेद 370 के 3 में है कि अनुच्छेद 370 के संविधान से निरस्त किया जा सकता है या नहीं। अगर यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ परिवर्तन में रहेगा जो यह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो।
मतलब 370 में कहा गया है कि 370 के 3 में कि 370 को संविधान मतलब निरस्त कर सकता है, लेकिन निरस्त करेगा तो भी वहां का जो मतलब राज्य सरकार है वो मतलब बोलेगा तभी आप निरस्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 370 व 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थाओं में दाखिल लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले, संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी चाहिए होती थी। तीन एक मामला है जिसमें संसद मतलब फ्री होकर कानून बना सकता था। रक्षा है, विदेश मामला है और संचार है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति की भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। बताइए कितना अन्याय है। गुड्डू जी से शादी करेगा तो वहां से नागरिकता खत्म हो जाएगा, अब पाकिस्तान से करेगा तो बताइए ना। हमें लोग लगता है कि सबसे बेकार है। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणबीर दंड संहिता लागू थी। बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनाव के उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। चलो ब्याह नहीं करेगी तो हम लोग हटाइए देते हैं एक बार जम्मू कश्मीर को। गुड्डू को बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बताइए, सुंदर सुंदर लड़की सब छूट के चल जाएगी। बहुत सुंदर होती है। वही ना, जम्मू कश्मीर की घाटी दम है। जब पाकिस्तान से कर लेगी तो उसका दोहरा नागरिकता मिल जाएगा, यहाँ करेगी तो खत्म हो जाएगा। कौन बनाया था जी? अब आप ही तो चाचा थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, फखरुद्दीन, क्या नाम था? हाँ वही सब, यही सब था ना, यही सब ना था। सबका मीटिंग करके बनाया भाई। मिल नहीं रहा था तो जैसे तैसे मिला लिया गया उसे। ना वो हरी सिंह आकर सुरक्षा से मिला था। अरे भाई तो अरे हरी सिंह कहाँ मिला था? पाकिस्तान आक्रमण कर दिया था तो इसको लगा कि हमारा जिंदगी बर्बाद है, तो सोचा कि किधर अब किधर भागे, भारतीय के पास भाग सकता था। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर का अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239(1) के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। मतलब लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लोकसभा। हाँ, लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बना दिया, मतलब बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5 है और विधानसभा में 114 सीट है। विधानसभा में राज्यपाल 2 महिला सदस्यों को विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा में विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को लागू नहीं था, मतलब सिर्फ अनुसूचित जाति को मिलता था, जनजाति को आरक्षण वहां नहीं मिलता था। अब दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी भी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब उप राज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस और आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकारों और नागरिकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गुड्डू जी कर लेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेष अधिकार खत्म हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकेगा।
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी। नए कानून और कानूनों में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव के उम्मीदवार बन सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू हो गया। मतलब बना था 5 अगस्त, स्वीकार किया 6 अगस्त। 5 अगस्त को राज्यसभा ने पारित किया, 6 अगस्त को लोकसभा ने, लेकिन लागू किया गया 31 अक्टूबर को। पहले लोकसभा से नहीं, पहले राज्यसभा से पारित हुआ। पहले राज्यसभा से पारित हुआ 5 अगस्त को। 6 अगस्त 30 अक्टूबर को इसलिए बनाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। 31 अक्टूबर परिसीमन आयोग इसी को कोई एकत्रित करता था, इसी समय ला दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन क्या है। अब अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक केसी स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग लाने जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा, और हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। आप देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज, 3 पट्टी वाला तिरंगा, गहरा केसरी, सफेद और गहरा हरा। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक केसी स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का तथा हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थान आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की कि संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। पहले मतलब मूल अधिकार नहीं था। फहराने का नहीं दिया। इस बार तो अमृत महोत्सव में सब घर पर घरे घर फहरा दिया। इस पर कहा गया है कि आप फहरा सकते, आप पहले 5 बजे के बाद हटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, अब जब तक हाँ, रात में झंडा को ठंडा लग जाए। राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान जगे, नाम को लगा कि रात में फहराएगा तो झंडा को ठंडा लगे। अपना लोकप्रियता दिखा रहा था कि लोकप्रियता के बात नहीं, राष्ट्र के प्रति शक्ति के बात सुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम तर्क वितर्क उसमें नहीं हो रहा है। जो उसका देखिए, उसका जो मोटिव है इस बात पे बात हो रहा है, लोकप्रियता की बात यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, देश के अंदर मतलब अपने राष्ट्र भावना के, हाँ, राष्ट्र भावना घर पर ना सिंपल सा बात समझिए। 5 बजे के बाद लोग उतार लेता था, कहता था नहीं फहराना, तो पाबंदी हटा दिया कि नहीं सब कोई फहरा सकता है। पहले जाए कहीं जगह ऑथेंटिक रहता वहीं फहराना है। पहले मतलब जो भी सरकारी हम भी फहरा सकते, सबको लगा नहीं हम भी फहरा सकते। पहले तो सरकारी लाल किला पर प्रधानमंत्री क्यों फहराएंगे, अपने घर पे फहरा सकते हैं। अपने घर का मालिक है, अभी फहराइए। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक, और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रगान देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से, हाँ वही रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से, रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर दूसरा है ना, वही है ये जो लिखा है। हमरा लगा कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरा आ गया।
वेद व्यास वाला काम हो गया भाई। वही नहीं, वेद व्यास वो वेद व्यास आधा लड़का समझता है कि दोनों एक ही है। एक युग में कैसे दोनों, वही तो बोले, समझने की बात। ये तो आर्य बहुत पहले कहा, इधर महाभारत इधर गुप्त वंश के समय लिखा गया पूरा। राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि में 20 सेकंड है, जिसमें इसका प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त गाया गया था। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्बोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ये जानते बनाया गया था राष्ट्रीय गाना जो नहीं, जन गण मन, उसका एक मतलब ऐसी आने वाली थी एलिजाबेथ कौन थी जो आई थी उस समय, तो उसी के स्वागत में गाने के लिए बनाया गया था कि जन गण मन मतलब तुम्हें मेरा सब चीज हो, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीय गाने थी कलिया कि मतलब तुम ही मेरा सब जिंदगी का जीत। वही ना। आगे देखते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने वाले श्री कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, उस अधिवेशन में मतलब गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकेंड है, यानी 65 सेकेंड। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो गाएगा नहीं। हम नहीं बोलेंगे। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से है और संपादन वंदे भारत के गायन से, वंदे मातरम समापन है सर, समापन वही, संपादन दूसरा, समापन गलती से मिस्टेक हो गया। अरे दिमाग में दूसरा चीज चला था कि कुछ लोग जो है इसको जानबूझ के नहीं गाता है कि मतलब हम वंदे मातरम, कोई बात नहीं है सब, चलिए हम लोग नहीं गाता है उसका बात चला जाए। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक समूह पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी है पक्षी मयूर। अब राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, वही पैंथरस टाइगरस लियानस कौची लिखल है। राष्ट्रीय फल है आम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय तो आप लोगों से पूछेंगे। राष्ट्रीय नदी है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008। हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। अब देखते हैं संसद की वित्तीय समिति, प्रकलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संसदीय मत के माध्यम से किया जाता है। इस सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। मतलब दूसरा अगर चुनाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष उसको मनोनीत करेंगे। जब वो उपाध्यक्षों को चुन लिया गया लोकसभा के तो वो अपने अध्यक्ष भी चुना जाएगा। यदि यह
समिति सरकारी खर्च में कैसी कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषय पर रिपोर्ट देती है। अभी लगता है कि सब सुतल है तबे ना कमी नहीं आ रहा है। 70 से 105 तेल हो जाता है। तो सरकारी खर्च में कमी थोड़े है भाई, सरकारी राजस्व के प्राप्ति किया जा रहा है। यह समिति सरकारी खर्च के कैसे कमी ले, लेकिन बाकी सब में नियम बना रहा है ना, मतलब लेकिन जनता पर असर पड़ रहा है उससे, मतलब सरकारी खर्च कम, मतलब जनता पैसा जमा हो, सारा जनता का पैसा मेरे पास आ जाए, वो बात कर रहा है। तो लगता है ज्यादा जगह है। 3 बजे भोर में जग जाता है कानून बनाने। नहीं कर रहा है। प्रकलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। दूसरा है लोक लेखा समिति। प्रकलन समिति के जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 100 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो रखा खाए ला भाई 7 को, जब उसको कुछ करिए भी नहीं करता, मतलब खाली खाने के लिए सुझाव दीजिए, सुझाव मत दीजिए, सुझाव दीजिए। ना होता है खाना दे दीजिए लेकिन खाइए नहीं, ओकरा दे के फिर लौटा दीजिए। लेकिन मत देने का अधिकार रहता तो ठीक रहता। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। तीसरा है संसद द्वारा प्रदान की गई धन राशि के अतिरिक्त धन राशि को व्यय किया गया है तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है। अच्छा, सबका जांच करता है, मतलब मोदी जी जो 15-20 लाख का पहनते हैं कपड़ा, उसका भी जांच करेगा? उसका नहीं करेगा, प्रधानमंत्री से वंचित रहेंगे। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामले के संचालन के अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि वो अनियमितताएं उनके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। अब देखते हैं सरकारी उपक्रम की समिति। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संसदीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, मतलब तीनों में लोकसभा अध्यक्ष ही उसके अध्यक्ष को मतलब मनोनीत करेंगे। समिति में विपक्ष का नेता होगा लोक लेखा समिति, मतलब वो तो उस समय जब मान लीजिए आया था 1967 ईस्वी में, तब न मान लीजिए उसके बाद से। हाँ, लेकिन पहले तो लोकसभा अध्यक्ष नेता होता है ना, उससे मानता है। लेकिन पहले तो वही नियम था ना कि लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्ष को मान लीजिए मनोनयन करेंगे। इस समिति के निम्न कार्य हैं, मतलब सरकारी उपक्रम समिति के कौन कौन से कार्य हैं? सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। अगला है, चौथा है कुछ अन्य मुख्य समितियां। तो आगे है कार्य मंत्रणा समिति, मंत्रणा समिति। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है।
अब देखते हैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति। इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। अब देखते हैं नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, मतलब खाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण का जरूरत है, बाकी लोग को कल्याण का जरूरत नहीं है, वो अपने से अपना कल्याण कर लेगा। इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब पढ़े हैं जिसको रिवीजन मारते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। कहाँ से पढ़े थे आज? जम्मू कश्मीर से। अच्छा बताइए, तो अनुच्छेद 370(1) के ख में क्या बताया गया है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। वो तो 370 में हम 1 का ख पूछ रहे हैं। ख है जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत संसद को विधि बनाने की सीमा दिया गया है कि आप मतलब ये लिमिट सीमा। अच्छा, अनुच्छेद 370 के 1 के क में क्या है? बोलिए पढ़ दीजिए। इसमें अनुच्छेद 238 और 238 में कि प्रथम अनुसूची भाग बी में राज्यों का मतलब समावेश है, कि उसको मतलब भारत में समावेश नहीं किया जा सकता है, इसी सब के बारे में 238 में। अब देखिए, अब आगे है कि प्रतिरक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर कौन कानून बनाएगा? संघ। हाँ, जम्मू कश्मीर में संघ बनाएगा। हाँ, जम्मू कश्मीर के मतलब सरकार के परामर्श पर। तीनों मामले में बाकी अनुच्छेद 370 का ग में बताइए। वही संघ वही प्रतिरक्षा कानून बनाने का मतलब नहीं, उसके नियम अनुसार कानून बना सकता है, सर कहता है। अनुच्छेद 370 के 1 के ग में है कि मतलब 2 ही कानून लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 ग में है। दूसरा इसमें तो कुछ बनने वाला है नहीं। अनुच्छेद 1 के घ में यही सब पूछ सकता है। ये सब नहीं पूछता है। अच्छा, नहीं पूछता है। तो आगे बताइए कि मतलब अनुच्छेद 370 जब लागू हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य था कि नहीं? नहीं था। अच्छा, वहाँ अनुच्छेद 370 जब लागू था तो बाहरी राज्यों के व्यक्ति वहाँ मतदान कर सकते थे कि नहीं? नहीं। और उम्मीदवार मतदान करने तो उम्मीदवार कैसे? वहाँ बताइए कि 370 जब लागू था तब वहाँ कौन सा दंड संहिता लागू मतलब चलता था? वहाँ दंड संहिता आईपीसी चलता था, रणवीर दंड संहिता, ऐसे कुछ था। आ रहा वाला याद था, इसे जा रहे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब मतलब बना था? 1956। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बना, 31 अक्टूबर 2019 में स्वीकृत किया गया। अच्छा बताइए कि राज्यसभा मतलब 6 अगस्त को पारित किया, लोकसभा 5 अगस्त को राज्यसभा, 6 अगस्त को लोकसभा। हाँ, 2019 में। जम्मू कश्मीर को मतलब 239 के तहत किसके सम्मान मतलब विधानसभा के साथ राज्य क्षेत्र बनाया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में बनाएगा क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर पुडुचेरी की तरफ विधानसभा, लोकसभा के 5 गो, राज्यसभा के 4 गो सीटें होंगी। ये विधानसभा की 14। जम्मू कश्मीर को मतलब कई हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसमें लद्दाख में विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीट है? 4। लोकसभा का 5 गो, विधानसभा में 14। विधानसभा में उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे, 2 गो महिला को मनोनीत करते हैं। अच्छा, अभी मान लीजिए वहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है कि नहीं? किया गया है। अब किया गया है, पहले नहीं था। अब वहाँ जो भी दोहरी नागरिकता थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी नागरिक वहाँ
शादी ब्याह, जमीन खरीद सकेगा, नौकरी कर सकेगा। पहले रेलवे में नौकरी नहीं करता होगा जी। रेलवे तो केंद्र सरकार की संपत्ति, वहाँ के राज्य की संपत्ति किसी की नहीं कर सकते। और 356 भी वहाँ लागू हो जाएगा। और पहले राज्यपाल शासन लगता था, अब राष्ट्रपति शासन भी लगता था। अब गुड्डू राज्यपाल वहाँ लगता है। गुड्डू शादी कर सकते हैं, नागरिकता मान लीजिए खत्म नहीं होगा, अपने का नहीं खत्म होगा। राष्ट्रीय प्रतीक बताइए क्या है? हुआ खातून से शादी कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक तब सारनाथ स्थित। अच्छा ये वाला। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक तो दूसरा कौन हो? दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक कौन होता है? बोलते ही वाला जम्मू कश्मीर का पहले नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं था। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था, झंडा अलग था कि नहीं? हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक जम्मू कश्मीर, इसीलिए तो उसका राजकीय प्रतीक हो सकता है। उसके पहले कौन सी चर्चा चल रहा है? तो वो नहीं, तो भारत का गया था। हम राष्ट्रीय बोले, राष्ट्रीय। अगर जम्मू कश्मीर बात होता राजकीय प्रतीक होता। अच्छा, राजकीय मतलब उसका प्रतीक मान लीजिए झंडा अलग था ना, प्रतीक के बारे में कहा नहीं किया गया, लेकिन राजकीय। अच्छा बोलिए, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्तूप अशोक स्तंभ से ऊपर में सिंह है। कब अपनाया गया था इसको? 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय प्रतीक को। जो मान लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, उसका जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते। नीला राष्ट्रीय प्रतीक मतलब कौन लेके चलता है? नीला केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के मंत्री सही होते हैं। लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा सदस्य और अधिकारी द्वारा। हरा लोकसभा सदस्य। अब बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24 नीले रंग की है। इसको कहाँ से लिया गया है जो 24 तीली बनाया गया है? सारनाथ का अशोक के शीर्ष स्तंभ से बने चक्र से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लंबाई चौड़ाई 3:2 में। अच्छा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1946। ठीक है, यही वो है, तो पहले है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग बताइए किसका प्रतीक? शौर्य, जागृति और त्याग। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कौन प्रस्तुत किया? हंसा मेहता। ठीक है। ये कब संशोधन करके मतलब किया गया कि निजी संस्थान आदि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन का अधिकार है? 2002 में किया गया। अभी 2004 में किया गया कि उसमें अधिकार आ सकता है। मतलब ये मौलिक अधिकार है 19 के 1 में। अब बताइए कि जब राष्ट्रपति मान लीजिए मर जाएंगे तो उनका मतलब राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति मरेंगे तो नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री 12 दिन, तीनों 12 दिन। आप पूर्व में जब आ जाएंगे तो 7 दिन। आप प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा? भारत का मतलब झंडा गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। और रचनाकार कौन है? ये था श्यामालाल। लगता है कि इनका चेला था, बोलते ही था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? 1911 में। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में राष्ट्रीय ध्वज के तट पर। नहीं जी, 14 अगस्त को तो फिर नर्मदा नदी का तट पर वहीं फहराया गया था। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। अच्छा, मतलब कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को अगर संक्षिप्त में गाना होगा, सर्वप्रथम इसको राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? 1911 में, 27 दिसंबर 1911। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन थे जब ये? रहमतुल्लाह। नहीं जी, अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त जी थे। दत्त जी। इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मतलब किस तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था। अंग्रेजी में अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया मतलब कब किया गया था? 1912 में। 1919 में, 4 साल बाद। 1919 में। आई राष्ट्रीय गान का वर्तमान जो धुन है कौन तैयार किया है? कैप्टन थे राम सिंह। क्या नाम? राम सिंह ठाकुर। राष्ट्रीय गीत को कौन मतलब? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से लिया गया है। इसको कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950। इस दोनों उसको 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी वही मतलब राष्ट्रीय प्रतीक का राष्ट्रीय गीत एक दिन है। इसको सर्वप्रथम बताइए कब गाया गया था, मतलब
कौन अधिवेशन में मतलब पेश किया गया था इसको? 1896 में। 1896 सही है। अध्यक्ष थे, अब सही बोलेंगे, रहमतुल्लाह सयानी। इस मतलब राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगना चाहिए? 65 सेकेंड। भारतीय संसद का अधिवेशन का समापन किससे होता है? समापन राष्ट्रीय गीत से, वही वंदे मातरम शुरू होता है राष्ट्रगान से। तो वंदे मातरम बोल रहे हैं। अरे शक समय पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कैलेंडर कब मतलब प्रयोग में अपनाया गया था, इसको बताइए। 1957 से शायद 22 मार्च 1957 पूरा डेट पूछता है। 22 मार्च 1957। इसका पहला महीना चैत्र होता है, लास्ट। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। उसको मतलब उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम तो पढ़े थे का? नेबुलो था, नेलम्बू न्यूसिफेरा गार्टन। थिमोर का क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। बरगद का होगा फाइकस बेंथालेसिस। हाथी का हो जाएगा विरासत पशु हाथी, इंडिका। आम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी को कब अपनाया गया? 2008 में। 8 में राष्ट्रीय नदी, डॉल्फिनवा 9 में जलीय जी। लेकिन पूरा डेट बताइए, डेट पूछ लेगा। डेटवा आपको दिसंबर में की 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव गंग डॉल्फिन जो है, विश्व शिक्षक दिवस के दिन 5 अक्टूबर 2009। हाँ, राष्ट्रीय विरासत पशु है। अब प्रकलन समिति, शिक्षा दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 अगस्त की 5 अक्टूबर, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। सही बोल रहे हैं, वैसे हमको भी याद नहीं आ रहा है लेकिन सही बोले, इतना कॉन्फिडेंस से बोले तो सही होगा। अच्छा चलिए, प्रकलन समिति में बताइए। 30 को सदस्य होता है लोकसभा खाली केस में। प्रकलन में 30 लोकसभा उसमें 22 लोक लेखा समिति में जो 15 को साथ हो गया। अच्छा, क्या इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष तक जीता जाता है सब। कार्यकाल बताइए इसका कितना से कितना रहता है? कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल में समाप्त होता है। 1 मई से 30 अप्रैल तक। लोक लेखा समिति में 15/7। प्रकलन समिति का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति। अच्छा, 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का होता है। अब बताइए कि सरकारी उपक्रम समिति मतलब इसका व्यवस्था कब किया गया था? सरकारी उपक्रम समिति का 1963 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 है। इसमें भी 15 लोकसभा। इसके लोकसभा अध्यक्ष का मतलब इसको कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। अब बताइए कि कार्य मंत्रण समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 को होगा। कार्य मंत्रण लोकसभा का अध्यक्ष पदेनाध्यक्ष होता है। और राज्यसभा के कार्य मंत्रण समिति में इस सभा का सभापति, इसका पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति हो गया। अब बताइए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी जो समिति बनाया गया है उसमें कितने सदस्य होंगे? 20 और 10 होगा। 20 और 10 होगा। ग्रंथालय समिति में? ग्रंथालय समिति में ग्रंथालय में राज्यसभा से लिया गया था और लोकसभा से था। 15 को। ग्रंथालय में होता है 9 गो सदस्य, 6 गो लोकसभा से, लोकसभा अध्यक्ष सम्मानित करता है, राज्यसभा से। गैर सरकारी सदस्यों को विधेयक तथा संकल्प समिति जो बना है उसमें मतलब कितने सदस्य होंगे? गैर सरकारी तो 15 वाला 15। हाँ। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा इस समिति का अध्यक्ष होगा। गैर सरकारी में हो गया, यानी ओम बिरला अध्यक्ष है। नियम समिति, इसमें मतलब राज्यसभा लोकसभा कितने सदस्य होंगे? नियम समिति में इसमें भी 12 को है। लोकसभा अध्यक्ष सहित इसमें 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा का जो नियम समिति होता है उसमें सभापति और उप सभापति सहित 16 गो होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसमें टोटल होता है 31 गो सदस्य। लोकसभा का
15 गो, राज्यसभा में होता है 16 गो। लोकसभा का जो नियम समिति बनता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अपने अपने समिति पद। हाँ वही दिया है। और जब मान लीजिए ये कब से शुरू किया गया कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। हाँ नेता होगा। आप बताइए कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा का जो मान लीजिए सदस्य होता है उसका वो अधिकार है कि नहीं, वोट दे सकता है कि नहीं? वोट नहीं, राज्यसभा वाला नहीं देता है। राज्यसभा वाला नहीं, सातों को अलग कर दिया गया है। अब बताइए कि लोक लेखा समिति जो है उसके सदस्यों का चुनाव किस मतदान पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमण अनुपातिक मत प्रणाली होता है। जो लोक लेखा समिति होता है इसका मतलब इस समिति का कार्यकाल का जो भूमिका है कौन अदा करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति जो मान लीजिए वो कार्य करेगा, लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल तो नहीं, तो उसका जो देखिए तो लोकसभा सचिवालय है ना, उसका कार्यालय इसके लिए तो वही कार्यालय होता है। कार्यालय इसकी मतलब भूमिका अदा करेगा, तो कार्यालय के रूप में कार्यालय काम करेगा। उसी कार्यालय सब काम संचालित किया जाएगा। अब बताइए कि प्रकलन समिति मान लीजिए प्रतिवेदन पे सदन में बहस किया जा सकता है कि नहीं? प्रकलन समिति में सदन में बहस लोक लेखा समिति पे होता है, लेकिन प्रकलन समिति पे भी नहीं होता है। प्रकलन समिति पे नहीं किया जा सकता है, लोक लेखा समिति। अब बताइए कि प्रकलन समिति का मतलब काम क्या है? प्रकलन समिति का कुछ काम होगा ना, उसको बनाया गया है तो अरे वही है जो खर्चों में कमी नहीं लाए, खर्च में। चलिए आज के लिए इतना ही। काम तो करने के सूत्र में करेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे पंचायती राज।